हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का ये पेपर न केवल राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बल्कि बाकी विद्यार्थियों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? 14वीं शताब्दी का एक कवि कौन सा था? ऑप्शन सुनिए, सरला बारा, अमीर खुसरो, पुरजटी, पीताम्बर द्विज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अब देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो के बारे में पूरी जानकारी हर लाइन के अंदर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 1253 ईस्वी में हुआ था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। याद रखना चित्र है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। आगे, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतुह ग्रंथ की रचना की थी, जिसे तारीख-ए-अलाई भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजाइन उल फतुह ग्रंथ की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। तारीख-ए-अलाई ग्रंथ की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। दोनों एक ही ग्रंथ हैं, नाम अलग अलग है। और इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। फिर तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कृति है। दोस्तों, अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कृति का नाम क्या है? तुगलकनामा। या तुगलकनामा किसकी कृति है? अमीर खुसरो की। फिर ये पहले ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी का खुलकर प्रयोग किया था। ठीक है। कव्वाली की शैली को पहली बार लोगों के सामने प्रकाशित करने का श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया जाता है। इन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया था। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे पहले मुस्लिम कवि का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी का खुलकर प्रयोग किया था? अमीर खुसरो। फिर कव्वाली शैली को पहली बार लोगों के सामने लाने का श्रेय किसको? अमीर खुसरो को। सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। तबले का आविष्कार किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। तो दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? ऑप्शन सुनिए, 1949 में, 1994 में, 1998 में या 2001 में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1994 में। दोस्तों, राजस्थान की प्रथम सड़क नीति 1994 में घोषित की गई थी। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। याद रखना चित्र है, राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। फिर वर्ष 1994 की सड़क नीति को 2002 में संशोधित किया गया था, जिसे नई सड़क नीति 2002 नाम दिया गया था। इस सड़क नीति में BOT यानी बिल्ट, ऑपरेटर और ट्रांसफर के आधार पर अधिकाधिक निवेश कराने के लिए 28 अप्रैल 2002 को राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 पारित किया गया था। याद रखना चित्र है, राज्य सड़क विकास नीति 2013 में घोषित की गई थी। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन सुनिए, 1829 में, 1830 में, 1831 में और 1832 में। तो इसका सही उत्तर है 1829 में। देखिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हर लाइन में एक क्वेश्चन बन रहा है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत में सती प्रथा की रोकथाम के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में कानून बनाया गया था। 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। देख लो क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। सती प्रथा रोकथाम कानून किस वर्ष बना था? 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किस गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। और किस विनियम के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? विनियम 17 के तहत। फिर राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। दो क्वेश्चन बन गए। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आगे देखिए, उन्होंने भारतीय धर्म और समाज में सुधार के लिए 20 अगस्त 1828 को मुंबई में ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। देखो कितने क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब? 20 अगस्त 1828 को। कहाँ पर? मुंबई में। आगे देखिए, इनके द्वारा फारसी में मिरात उल अखबार, बांग्ला में संवाद कौमुदी और हिंदी में बंगदूत नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। 3 क्वेश्चन है दोस्तों। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों में कौन सा नहीं है? 3 ही ऑप्शन दे देंगे, एक दूसरा दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से भी आ सकता है। इसके अलावा मिरात उल अखबार किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में। संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में।
बंगदूत किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? ऑप्शन सुनिए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी नामक रोग होता है। अब देखिए विस्तार से जानकारी। विटामिन नाम 1911 में सी फंक ने दिया था। विटामिन नाम किसके द्वारा दिया गया था? 1911 में सी फंक के द्वारा दिया गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। अच्छी तरह याद रखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। यह उपापचय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शरीर में जो उपापचय क्रिया होती है इसमें विटामिन ए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये शरीर वृद्धि और शरीर परिवर्धन में सहायक होता है। फिर विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जिसे जीरोपथेलमिया भी कहा जाता है। एग्जाम में रतौंधी के बजाय जीरोपथेलमिया दे दिया जाए तो आप चक्कर में पड़ जाओगे, तो ये नाम भी अच्छी तरह याद रखना। फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली का तेल तथा लीवर आदि विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। ऑप्शन दे दिया 4, 3 इनमें से दे दिया, एक दूसरा दे दिया कि निम्न में से विटामिन ए के स्रोत नहीं हैं, तो क्या आएगा? तो ये नाम आपको पता होना चाहिए विटामिन ए के क्या क्या स्रोत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, पिस्सीकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर, वर्मीकल्चर। तो इसका सही उत्तर होगा विटीकल्चर। अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन यानी अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। अब और देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन कार्य एपीकल्चर कहलाता है। फिर सेरीकल्चर क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर रेशम पालन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित होती है, उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। फिर पिस्सीकल्चर क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को पिस्सीकल्चर कहा जाता है। फिर वर्मीकल्चर क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर केंचुआ पालन की क्रिया को वर्मीकल्चर कहा जाता है। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन सुनिए, 2004 में, 2010 में, 2000 में, 1996 में। इसका सही उत्तर है 2004 में। दोस्तों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी और इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा 2004 में की गई थी। फिर आगे देखिए, ये अभ्यारण्य राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिले में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कोटा और झालावाड़ 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है। फिर अभ्यारण्य गांगरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। गांगरोनी तोते के लिए, जिसे हीरामन तोता और हिंदुओं का आकाश लोचन नाम से भी जाना जाता है। ये तोता मानव आवाज की हूबहू नकल करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अच्छी तरह। गागरोनी तोते का दूसरा नाम क्या है? हीरामन तोता, और इसको हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है। और ये मानव की हूबहू जो आवाज़ होती है वैसी निकालता है। ठीक है, इस अभ्यारण्य में राजस्थान का दूसरा ताजमहल अमलामिणी का महल कोटा जिले में स्थित है। साथ ही गागरोन का किला भी यहीं स्थित है। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान का दूसरा ताजमहल जो है किसको कहा जाता है? अमलामिणी का महल। और ये किस अभ्यारण्य में स्थित है? ये है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में। और वैसे जिला पूछा जाए तो क्या आएगा? कोटा जिले में। फिर गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? कोटा में। अभ्यारण्य पूछा जाए तो क्या आएगा? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? ऑप्शन सुनिए, प्रतिभा पाटिल, कृष्णकांत, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत। तो इसका सही उत्तर है भैरों सिंह शेखावत। दोस्तों भैरों सिंह शेखावत के बारे में आगे विस्तार से जानकारी दी गई है। देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने थे। कितने नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे? 11वें। फिर भैरों सिंह शेखावत 1977 में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। हम याद रखना अच्छी तरह, वे राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। यह राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे थे? 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे।
और 1952 से भैरों सिंह शेखावत ने 10 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें वे 9 बार जीते थे। जो कितना इंपॉर्टेंट है, भैरों सिंह शेखावत कितनी बार, 9 बार विधायक रहे थे। राजस्थान विधानसभा के कितनी बार सदस्य रहे थे, 9 बार सदस्य रहे थे। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिए, गुलाब कोठारी, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, राहुल अधिकारी, सुरेश कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है गुलाब कोठारी। दोस्तों, राजा राम मोहन राय पुरस्कार भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। याद रखना चित्र है, भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजा राम मोहन राय पुरस्कार। यह पुरस्कार भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। फिर पत्रकारिता का राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2019 राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को दिया गया था। इसके अलावा गुलाब कोठारी को ही 8वां अणुव्रत अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां अणुव्रत अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर आएगा गुलाब कोठारी को। अगला क्वेश्चन देखिए, वन की आशा। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन सुनिए, अरवरी नदी, बेड़च नदी, बनास नदी या बांडी नदी। इसका सही उत्तर है बनास नदी। बनास नदी को दोस्तों वन की आशा भी कहा जाता है। देखिए विस्तृत जानकारी, बनास नदी को वन की आशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिए। ये नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। बनास नदी किस पहाड़ी से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी से। फिर बनास नदी किस जिले से निकलती है? राजसमंद जिले से निकलती है। फिर बनास नदी पर बिसलपुर गांव में बिसलपुर बांध बनाया गया है। देखो बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध किस नदी पर? बनास नदी पर। किस गांव में? बिसलपुर गांव में। फिर यह पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। तथा राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी। और इसकी मुख्य सहायक नदियों में बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी, मेनाल, बांडी, मानसी, धुंध तथा मोरेल है। अच्छी तरह याद रखना दोस्तों इसकी सहायक नदियों के नाम। अब देखिए, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन सुनिए, 1975 में, 1967 में, 1957 में, 1951 में। तो इसका सही उत्तर है 1957 में। देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य खेल परिषद राजस्थान में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था है। इसका संरक्षक राज्य का राज्यपाल होता है। याद रखना चित्र है, राजस्थान में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य खेल परिषद। और इसका संरक्षक कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। फिर राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना 1957 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष विकास सीताराम जी भाले हैं। याद रखना, राज्य खेल परिषद द्वारा दिया जाने वाला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान खेल परिषद द्वारा दिया जाता है। फिर प्रथम राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार लिम्बाराम को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार पहला किसको दिया गया था? लिम्बाराम को दिया गया था। और ये पुरस्कार अभी तक एक ही खिलाड़ी को दिया गया है। फिर राजस्थान में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर की जो एग्जाम हुई थी अभी थोड़े दिनों पहले, उसमें आया हुआ है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 2% आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है स्थानांतरण कृषि, घुमंतु पशुचारण, वाणिज्यिक कृषि या मिश्रित कृषि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्थानांतरण कृषि। दोस्तों झूमिंग कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। राजस्थान के आदिवासी जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा बारां आदि जिलों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। याद रखना चित्र है, झूमिंग कृषि आदिवासी जिलों में की जाती है। और आदिवासी जिले कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां।
फिर इसमें पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करके और उस पर 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी प्रकार खेती की जाती है। इसी कारण से इसका नाम क्या है? स्थानांतरण कृषि। भीलों द्वारा की गई झूमिंग कृषि को दाजिया व चिमाता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भीलों द्वारा की गई झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? दाजिया या चिमाता। फिर शहरियों द्वारा की गई झूमिंग कृषि को वालरा कहा जाता है। देखो वालरा क्या है? झूमिंग कृषि। किसके द्वारा की जाती है? शहरियों द्वारा, या शहरियों द्वारा की गई झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन सुनिए, राणा सांगा, उदय सिंह, भगवंत दास, रानी कनकवती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रानी कनकवती। दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है। कहां पर है? आमेर में। इस मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम की रानी कनकवती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। ठीक है। आमेर में प्रसिद्ध शिला देवी का मंदिर है। शिला देवी का मंदिर कहाँ है? आमेर में। शिला देवी कछवाहा राज परिवार की आराध्य देवी थी। याद रखना अच्छी तरह। शिला देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी थी? कछवाहा राज परिवार की। फिर इस मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने कराया था। शिला देवी का जो मंदिर आमेर में है उसका निर्माण किसने कराया था? जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने। लेकिन मंदिर में जो मूर्ति है, ये मूर्ति महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा 1604 ईस्वी में बंगाल से लाई गई थी। याद रखना, शिला देवी का जो मंदिर है, इस मंदिर की मूर्ति राजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? बंगाल से 1604 में। फिर आमेर राजस्थान का प्रथम राज्य था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। राजस्थान का पहला राज्य है जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। क्या नाम था? आमेर। और शासक का क्या नाम था? राजा भारमल। राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन सुनिए, रूप सिंह, भूप सिंह, हमीर सिंह या अनूप सिंह। इसका सही उत्तर है भूप सिंह। अब देखिए दोस्तों, भूप सिंह के बारे में पूरी जानकारी मैंने इसके अंदर दे दी है। हर लाइन एक क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। इन्होंने राजस्थान के प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। फिर आगे देखिए, पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में 1916 में प्रवेश किया था। कब? 1916 में। उन्होंने 1917 में उपरमाल पंचबोर्ड नामक संगठन की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। कब? 1917 में। फिर पथिक जी ने 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ नामक संस्था की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्धा में। कब? 1919 में। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, जिसको 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान सेवा संघ को अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था? 1920 में। ठीक है। इन्होंने वर्धा से 1919 में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था और इसका नाम नवीन राजस्थान कर दिया गया था। बाद में इसी को तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया था। कितने प्रश्न बन गए दोस्तों? विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी का प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। कब किया था? 1919 में। कहाँ से किया था? वर्धा से किया था। फिर इसको 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया? नवीन राजस्थान। फिर नवीन राजस्थान को क्या नाम से संबोधित किया गया? तरुण राजस्थान। क्वेश्चन देखिए, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? ऑप्शन सुनिए, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3। अब देखिए दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज की परिभाषा दी गई है? धारा 2 में। आगे धारा 3 में दहेज देने या दहेज लेने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। याद रखना, दहेज लेने और दहेज देने का जो प्रावधान है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में किया गया है? धारा 3 में। तो ये प्रावधान कितना किया गया है? कम से कम 5 वर्ष का कारावास या 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है।
अधिनियम में दहेज हत्या के दोषी को कम से कम 7 साल की कैद या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। याद रखना चित्र है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज हत्या के दोषी को कम से कम कितनी सजा हो सकती है? 7 साल की कैद या उम्र कैद। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज हत्या माना जाएगा यदि, मतलब दहेज हत्या किसको माना जाएगा? 3 परिस्थितियां हैं। मृत्यु के पहले लड़की से दहेज की मांग की गई थी या उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था, तो वो दहेज हत्या मानी जाएगी। उसकी मृत्यु शादी के 7 साल के अंदर हो गई। अगर किसी लड़की की विवाह के बाद 7 साल के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या माना जाएगा? दहेज हत्या माना जाएगा। या लड़की की मृत्यु असाधारण परिस्थितियों में हुई थी। तो 3 सिचुएशन है, तीनों में कोई भी एक स्थिति लागू होने पर उसको दहेज हत्या माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया था? ऑप्शन सुनिए, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो दोस्तों राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? उत्तर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। अब देखिए दोस्तों, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित एक डीम्ड विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। याद रखना चित्र है। पूर्व में इसका नाम जोधपुर विश्वविद्यालय था, जिसे बाद में बदल दिया गया। ये राजस्थान का पहला ऑनलाइन विश्वविद्यालय, राजस्थान का पहला ऑनलाइन विश्वविद्यालय कौन सा है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। इसके वर्तमान कुलपति पीसी त्रिवेदी हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों इसका दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है।